नियम नंबर है 68 यानी 68। यह नियम संघ के भिक्खु संघ के बारे में है। यह नियम इस प्रकार से है कि संघ का भिक्खु संघ से कोई विरोध नहीं है। भिक्खु संघ संघ के लिए पूजनीय है, पूजनीय रहेगा, लेकिन निजी स्वार्थों की पूर्ति के हेतु बने भिक्खुओं की निंदा स्वयं बुद्ध ने की है, संघ से निष्कासित किया है। समाज ने भी ऐसे व्यक्ति को तिरस्कृत ही किया है। बाबा साहेब के लिए यह एक सबसे बड़ा दुख भी था, क्योंकि धम्मपथ संघ भिक्खु संघ के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए ऐसे भिक्खुओं पर भिक्खु संघ यदि कोई निर्णय ना ले सके तो संघ ऐसे भिक्खुओं से अलिप्तता रखेगा। आदर्श भिक्खु समाज को मिले, इसलिए इस नियम पर अमल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना होने की दिशा में जो अच्छे भिक्खु बन सकते हैं उनका आचरण भी अशुद्ध होता जा रहा है। यह नियम यदि किसी को समझ में ना आया हो या इस नियम पर कोई आपत्ति या सुझाव हो तो कृपया हैंड रेज करें। कृपया हैंड रेज करें। कृपया हैंड रेज करें। कृपया हैंड रेज करें। जी, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं अगले नियम की तरफ बढ़ता हूँ। अगला नियम इस प्रकार है। अगला नियम नंबर 69। सदस्य किसी भी ऐसे भिक्खु को जो विनय के अनुसार उपसंपादित ना हुआ हो, उसे ना स्वयं किसी कार्यक्रम में आमंत्रित करेगा और ना किसी को आमंत्रित करने के लिए सुझाव या प्रस्ताव या निवेदन करेगा। यदि यह प्रस्ताव किसी को समझ में ना आया हो या इस पर कोई आपत्ति हो या कोई सुझाव हो तो कृपया हैंड रेज करें। कृपया हैंड रेज करें। कृपया हैंड रेज करें। जी, किसी का हैंड रेज नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद। अगले नियम की तरफ बढ़ता हूँ। नियम नंबर 70 है। यह इस प्रकार। जी, आदरणीय धम्मपथ आईडी से हैंड रेज है, बताएं। धम्मपथ आईडी से हैंड रेज है। जी, कैसे मालूम पड़ेगा कि बनते जो है विनयशील है या नहीं है? हाँ, कैसे मालूम पड़ेगा हमको? वो आपको विनय पढ़ना पड़ेगा। विनय पिटक है, उसको पढ़ाएंगे भी आपको जो है। जब उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से है या किस तरह से नहीं है। आपको भिक्खु से पूछना चाहिए कि भंते जी आपके कितने वर्षावास हो गए हैं। जब वो वर्षावास बताएं तो समझें कि हाँ, उसको कम से कम वर्षावास से उसकी आयु काउंट करने का उसको पता है कि उसकी आयु जो है भिक्खु की आयु वर्षावास से जो है काउंट होगी। आप उसकी जब आयु पूछेंगे तो वो वर्षावास की आयु बताएगा, जैसे कि 4 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। और जब आपको लगे कि इसकी आयु तो 45-46 वर्ष है लेकिन ये बोल रहा है 5 वर्ष, तब आप समझ जाएं कि ये वर्षावास की आयु बता रहा है। फिर दूसरा सवाल आप उससे करें कि आपकी उपसंपदा किस प्रकार से हुई है, तो वो बताए कि मेरी तो उस भंते जी ने मेरी उपसंपदा की थी, तो समझ जाएं कि वो जो है गलत हो गया है। यानी कि उपसंपदा कभी भी एक भिक्खु नहीं कर सकता है। भिक्खुओं का संघ करता है और उसमें कम से कम 10 भिक्खु शामिल होते हैं, वो भी कम से कम 10-10 वर्षावास वाले। तो विनय जब पढ़ेंगे तो और भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है पता कर सकते हैं। ठीक है आदरणीय आचार्य जी? जी, बहुत बहुत साधुवाद। जी, तो अगला नियम नंबर 69। यदि यह समझ में ना आया हो या इसके बारे में कोई सुझाव या आपत्ति हो तो कृपया हैंड रेज करें। कृपया हैंड रेज करें। कृपया हैंड रेज करें। बहुत बहुत साधुवाद। मैं अगले नियम की तरफ बढ़ता हूँ। अगला नियम नंबर 70 यह है इस प्रकार है। भिक्षु के चरित्र के बारे में यह मालूम हो जाने पर कि यह भिक्षु समाज के लिए घातक है, उसे दान नहीं देना चाहिए, ना किसी को दान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह नियम यदि किसी को समझ में ना आया हो या इसके बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो हैंड रेज करें। हैंड रेज करें। हैंड रेज करें। जी, बहुत बहुत साधुवाद। अगला नियम पढ़ता हूँ। अगला नियम इस प्रकार है। नियम नंबर 71 है। भिक्षु के चरित्र के बारे में मालूम हो जाने पर कि यह भिक्षु समाज के लिए घातक है, उसके बारे में समाज को यथासंभव सूचित करेगा। तो जो कोई भी सदस्य जान जाए कि हाँ, यह भिक्षु सही नहीं है, यह भिक्षु जो है कपटी है, यह भिक्षु जो है समाज के लिए घातक है, यानी समाज को लूटने का काम कर रहा है, तो उसके बारे में जो है समाज को हमें सूचना भी देनी है। ये भी हमारा कर्तव्य है।
तो यदि इस नियम पर किसी को कोई आपत्ति हो, कुछ सुझाव हो, या यह नियम समझ में ना आया हो, तो कृपया हैंड रेज करें, हैंड रेज करें, हैंड रेज करें। बहुत बहुत साधुवाद जी। आदरणीय धीर सिंह बौद्ध जी बताएं। आदरणीय संकुल मुद्दा जगी जी, जो भंते जी की बात आ रही है, क्या जानना हम ये चाहेंगे संघ की तरफ से, क्या भंते को वहाँ का समाज जो है उसको उन भंते को एक बार मौका देगा सुधरने का, गलती ना पुनः करने का, दोहराने का? ऐसा भी कुछ बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया है आदरणीय धीर सिंह बौद्ध जी। और देखिए, जब ये पता लग जाएगा भिक्षुओं को कि ऐसा एक संघ समाज में है जो कि भिक्षुओं की आचरण की परीक्षा करता है या परीक्षण करता है, जांच करता है, तो भिक्षु जो हैं सावधान होने लग जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी भिक्षु निसंदेह समाज के लिए, बौद्ध समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीवर पहनना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो संघ भी ये चाहेगा कि अधिकतम भिक्षु जो है, जो चीवर में हो, वो समाज को मिलें, लेकिन कम से कम कुछ तो वहाँ पर जो है ऐसा मिले जिससे कि हम जो है उसे कह सकें कि पूजनीय है। तो इसीलिए जो है, अगर कोई भिक्षु कोई गलती हो भी जाती है, पहली बात तो उसकी गलती निकालना हमारा काम नहीं है, ना हम निकाल सकते, क्योंकि ये भिक्षु संघ का मामला है और भिक्षु संघ जो है विनय चलता है। लेकिन समस्या ये है कि अभी भारत में कोई भिक्षु संघ है ही नहीं, दिखाई नहीं देता। अगर कोई भिक्षु संघ होता तो निसंदेह जिस प्रकार से अभी हम यहाँ बैठे हैं, नियम बना रहे हैं और नियम पर चर्चा कर रहे हैं और नियम का पालन करने के लिए पवाना विधि का भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार से विनय में सब कुछ है। तो कोई भी गलत भिक्षु जो है, गलत आचरण वाला भिक्षु समाज में आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन समस्या ये है कि कोई इस प्रकार का भिक्षु संघ है ही नहीं। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल जो है वो मौका देगा। और मौका देने की वैसे हमारे संघ में तो कोई हैसियत है नहीं, ऐसी कोई क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि वो अपने से समझकर कि संघ को बुरा लगा है, संघ ऐसा भिक्षु नहीं चाहता है, और बाद में जो है संघ को आकर बताता है, सूचित करता है कि मुझे पता लगा है ऐसा और मैंने अपने आचरण को शुद्ध कर लिया है, तो कृपया जो है आप लोग इस तरह से जो है, तो वो संघ का मामला है, भिक्षु संघ का मामला है और भिक्षु संघ में कहे। लेकिन अगर हमारे संघ को भी मालूम पड़ता है कि हाँ अमुक भिक्षु का जो है आचरण शुद्ध हो गया है, उसने ऐसा कर लिया है, तो संघ जो है बिल्कुल निश्चित तौर पर स्वीकार करेगा। जी आदरणीय धीर सिंह बौद्ध जी, कुछ और कहना है आपको इस बारे में? आदरणीय धीर सिंह बौद्ध जी? नहीं आदरणीय जी, कुछ नहीं, ठीक जी, बहुत बहुत साधुवाद जी। नहीं, बस ठीक, मैं संतुष्ट हूँ बस। जी जी। अब अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं और अगला नियम है 72, जो कि भिक्षु की स्वीकार्यता पर कुछ टिप्पणियां हैं, बातें हैं, उसके बारे में है। तो इसमें भिक्षु की स्वीकार्यता पॉइंट नंबर ए है, भिक्षु विद्वान होना चाहिए, शीलों पर चलने वाला हो, उपोषित रखता हो, विनय के नियमों का पालन करता हो। इस प्रकार के कुछ नियम जो हैं, जो विनय में हैं, अगर वो करता है तो वो भिक्षु जो है स्वीकार्य है संघ को। दूसरा है बी, भिक्षु विद्वान ना हो तो शीलों पर चलने वाला हो, उपोषित रखता हो, विनय के नियमों का पालन करता हो, धम्म आचरण अभ्यास के लिए प्रयासरत हो, शील व देशना देना जानता हो। तो यदि ऐसा भिक्षु है, विद्वान, बहुत विद्वान नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन शील देना जानता है, देशना देना जानता है और धर्म का आचरण करने का प्रयास भी कर रहा है, तो भी ठीक है। फिर सी है, उपरोक्त दोनों कसौटियों के अभाव में प्रतीक के लिए चीवर पहने व्यक्ति को अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन वह उपासकों को सील देना जानता हो। सील देने के बाद वह मंच संघ के विद्वान आचार्य को सौंप देगा और कार्यक्रम में वह भिक्षु अनिवार्यतः प्रतीकात्मक रूप से उपस्थित रहेगा। इस नियम के अनुसार कार्यक्रम में देशना भिक्षु नहीं करेगा, संघ का आचार्य ही देशना करेगा। यह सी पॉइंट है इसका। और इसके बाद डी पॉइंट है, भिक्षु किसी भी सूरत में गृहस्थ नहीं होना चाहिए। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो परिवार के साथ रहते हैं और जीविकोपार्जन के लिए भिक्षु का जीवन उन्होंने अपनाया है। ई, इसका पॉइंट ई है, यदि ऐसा करने से भिक्षु इनकार कर दे तो वह संघ द्वारा किसी भी कार्यक्रम के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। ये जो पॉइंट सी है उसके बारे में कहा गया है, इसको मैं इंटरकनेक्ट कर दूंगा बाद में। इसके बाद एफ पॉइंट है, संघ सी श्रेणी के भिक्षु के
कार्यक्रम से पहले ही, इसमें है संघ सी श्रेणी के भिक्खु को कार्यक्रम से पहले ही उन्हें सब कुछ कार्यक्रम के शेड्यूल के बारे में समझा देगा। तो ये इस प्रकार से जो है F तक पॉइंट हैं। यदि यह पॉइंट्स किसी को समझ में ना आए हों या किसी की कोई आपत्ति हो या कोई सुझाव हो तो कृपया हैंड रेज करें। यदि किसी को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो कृपया हैंड रेज करें। जी आदरणीय धीर सिंह बौद्ध जी बताएं। जी आदरणीय, मैं कहना ही चाहूँगा जो भी बात आई कि भिक्खु अगर योग्य नहीं है तो आचार्य देशना करें या संबोधन करें जी। तो ऐसी स्थिति में भिक्खु अपने आप को ये भी कहने लगते हैं, लो ये तो उपासक है, मैं चीवरधारी हूँ, मुझे महत्व नहीं दिया गया, उनको महत्व दिया जा रहा है, या वही हर जगह आके खड़े हो जाते हैं। ऐसी तमाम बातें आती हैं क्योंकि हमारे यहाँ चंदमणि बुद्ध विहार में मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ 2 भिक्खु लोग रहते हैं। अब वो पढ़े लिखे भी नहीं है और फिर एज भी काफी है, सीख भी नहीं पा रहे हैं इस एज में। तो ऐसी समस्याएं अनेकों हैं, आज तो बहुत हैं जी। और हमें अच्छे पढ़े लिखे योग्य भिक्खु संघ मिलेगा तो ये समस्याएं दूर होंगी। ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, जानना ही था। देखिए, जो अपने सील सदाचार का पालन भी न कर पा रहा हो, जो इतना भी न समझ पा रहा हो कि मैं कम से कम समाज के लिए इतना तो बलिदान कर ही दूँ, तो पहली बात तो यह है कि चीवर में कोई भिक्खु है, बेशक विद्वान नहीं है, देशना नहीं करना जान रहा है, लेकिन चीवर में बैठा हुआ है, सील देकर जो है लोगों को आमंत्रित करता है कि ठीक है आप वचन रखिए, अपने जो है देशना दीजिए, तो उससे कद कम नहीं होता है। हम जब भी जाते हैं तो चीवर में जो भी व्यक्ति है, भिक्खु है, उसको नमन करते हैं यथासंभव, जिस तरह से भी प्रक्रिया होती है, पांचांग प्रणाम करते हैं अच्छी तरह से, 3 बार करते हैं, पूरा इज्जत पूरा मान सम्मान देते हैं, पूजनीय कहकर संबोधित करते हैं। तो ये सब जो है उनके सम्मान के लिए तो है, और कितना सम्मान चाहिए। और भिक्खु को तो सम्मान से, सत्कार से, अनादर से कोई मतलब ही नहीं होता, उसका तो पहला सील यही है, उसे इस चीज़ से मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन फिर भी कोई भिक्खु जो है केवल इन्हीं बातों पे अपना जीवन चलाना चाहता हो, सम्मान और आदर और दान, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो भिक्खु मतलब जो है स्वीकार्य नहीं है। कम से कम धम्मपद संघ को तो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। जी बताएं आदरणीय धीर सिंह जी, कुछ और सुझाव हो? नहीं ठीक है, इतना ही काफी है। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि मैं भी बहुत सारे भिक्खुओं के बीच में रहता हूँ और हमारे यहाँ बहुत बड़े प्रोग्राम भी होते रहते हैं। ज्यादातर भिक्खुओं को हम देखते हैं जो भले ही कम पढ़े लिखे हैं या अयोग्य लगते हैं उनको अपने आप को कि मैं अयोग्य हूँ, मगर वो सीलों का बड़ा अच्छे से पालन करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। तो सीलों का पालन करते तो पूजनीय, मतलब धर्म क्या नाम संघ के और धर्म का पालन पूरी तरीके से करते हैं, ऐसा महसूस किया है। देखिए, कोई व्यक्ति जब यह निर्णय कर लेता है कि मुझे परिव्राजक बनना है, गृह त्याग करना है, तो वो इतना कर देने मात्र से जो है एक तरह से पूजनीय हो जाता है। ये कार्य करना हर किसी बस की बात नहीं है, ये त्याग करना। तो भिक्खु का जीवन पूरा त्याग पर आधारित होता है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अप्रमादी रहकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। तो निसंदेह जो है हमें, क्योंकि ये नियम बनने से जो है बहुत बड़ा फ़र्क आने की उम्मीद है। फ़र्क आने की उम्मीद इसलिए है कि जब तक किसी को, अभी मैं जो है ये विनय पिटक पढ़ रहा हूँ, तो विनय पिटक में जो है कई बार भगवान बुद्ध जो है इन बातों को बोलते हैं कि जिसको संकोच ना हो, जिसको शर्म हया ना हो, लज्जा ना हो, ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आज जो भिक्खु हैं उदंड हो गए हैं, उन्हें चाहे कितना भी आप जो है अपमानित कर लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो फिर भी जो है समाज में खुले तौर पर विचरते हैं। कारण ये है कि आप नहीं उनको पूछते हैं तो 10 और पूछने वाले बैठे हुए हैं। अगर इस समाज ने बंद कर दिया है तो अगले समाज पर चले जाएंगे, इस राज्य ने उन्हें पहचान लिया है तो अगले राज्य में चले जाएंगे, वहाँ पर लोग उनकी पूजा करने लगेंगे, पैरों में क्या नाम है गिरने लगेंगे। तो इसलिए जो है ये जो क्या नाम है हमने जो प्रक्रिया अपनाई है, इसमें अभी जैसे कि हमारे साथ जो संघात हुआ, कई लोगों को सोच रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश के मन में द्वेष आ गया। हो सकता है द्वेष आ गया हो, लेकिन समाज में जो है समाज ने बहुत ऐसे लोगों को भुगता है, और काम जो है पीछे करने का जो इनका प्रयोजन रहता है, उससे कैसे बचाएं समाज को कैसे बताएं कि ये मतलब कौन आदमी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो बुरे लोगों के बारे में समाज को सूचना मिलना बहुत ज़रूरी है। जब भगवान बुद्ध के भिक्खु संघ से किसी को निष्कासित किया जाता था, उसकी सूचना समाज में जाती थी, फिर उसका दाना पानी बंद होता था।
फिर उसको कोई सम्मान नहीं मिलता था। तो इसलिए जो है भिक्खु सतर्क रहते थे, इसीलिए पवारना करते हुए बहुत सतर्क होते थे कि हाँ भाई कहीं ऐसा ना हो कोई नियम का उल्लंघन हो जाए और संघ मुझे यहाँ से निष्कासित कर दे, तो मैं नासंग का रहूँगा और समाज में मेरे को अपमान झेलना पड़ेगा। तो ये जो शर्म हया की जो बात है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए जो है संघ प्रयास कर रहा है। संघ का उद्देश्य किसी को अपमानित करने का नहीं है, भिक्खु संघ से कोई बैर भाव नहीं है, बल्कि भिक्खु संघ की संघ को बहुत ज़रूरत है। बाबा साहेब को भी बहुत ज़रूरत थी संघ की जो है, लेकिन संघ हो तो ना। ठीक है आदरणीय धीर सिंह कौर जी, आगे बढ़े क्या? जी आदरणीय जी। जी बहुत बहुत साधुवाद। और अभी इन सब नियमों की जो है एक हार्ड कॉपी तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन आपको जो है ये व्हाट्सएप वगैरह पे मिल जाएंगे, तो आप हार्ड कॉपी निकाल कर एक एक नियम को बड़ा गौर करके जो है और शब्द का, वाक्य का और नियम का हर तरह से जो है उसको चेक करके उसकी त्रुटियां निकाल के जो है आप लोग जो है रखेंगे। फिर अगला जो वाचन होगा नियमों का, उसमें उन सबको जो है सही कर लिया जाएगा। तो अब मैं अगले नियम की तरफ बढ़ता हूँ। नियम नंबर 73 जो इस प्रकार है, किसी भी सदस्य का सुझाव आने पर सदस्य के संतुष्ट ना होने पर उसे प्रस्ताव के रूप में संघ के समक्ष रखा जा सकता है। इसके बारे में तो आप जानती हैं धीर सिंह कौर जी, आपने जो भी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी उसमें आपने प्रस्ताव सुझाव दिया था जो कि प्रस्ताव के रूप में रखा गया था। और यहाँ पर भी कई लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई प्रश्न आता है और प्रश्न के उत्तर से यदि कोई सदस्य संतुष्ट नहीं होता है तो उस प्रश्न को जो है प्रस्ताव बनाकर संघ के सामने रख दिया जाता है और संघ फिर उस पर निर्णय कर लेता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि सदस्य को ये आभास हो जाए कि संघ ने उसके साथ में अन्याय नहीं किया है, न्याय ही किया है। कोई संघ ने अपनी तरफ से, किसी सदस्य ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है जी। तो यदि इस नियम पर किसी को कोई किसी का सुझाव हो या आपत्ति हो या यह नियम समझ में आया हो तो हैंड रेज करें जी। बहुत बहुत साधुवाद। अगला नियम नंबर 74 जो इस प्रकार है, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है स्वेच्छा से और 18 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चे अपने माता पिता या पालनहार की अनुमति पाकर संघ में दीक्षित हो सकते हैं, यानी संघ के सदस्य बन सकते हैं। यदि यह नियम किसी को समझ में ना आया हो या इस नियम पर कोई आपत्ति या कोई सुझाव हो तो हैंड रेज करें जी। बहुत बहुत साधुवाद। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम है नियम नंबर 75 जो इस प्रकार है, प्रत्येक सदस्य संघ के विनय का पालन करने के लिए बाध्य है। यानी कि जो संघ ने नियम बनाए हैं इनका पालन करने के लिए प्रत्येक सदस्य बाध्य है। यदि यह नियम किसी को समझ में ना आया हो या इस पर कोई आपत्ति सुझाव हो तो कृपया संघ सदस्य हैंड रेज करें जी। अगले नियम पर बढ़ते हैं। अगला नियम इस प्रकार है, नियम नंबर 76, संघ के विनय का पालन न करने पर संघ सदस्य के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेगा। यदि यह नियम किसी को समझ में ना आया हो या इस पर कोई आपत्ति या सुझाव हो तो कृपया हैंड रेज करें जी। बहुत साधुवाद। अगला नियम नंबर 77 जो इस प्रकार है, प्रत्येक कार्यकारिणी सदस्य स्वयं से कार्यकारिणी की स्थायी मीटिंग जो कि प्रत्येक रविवार सुबह 6 बजे ज्वाइन करेगा। ऐसा ना करने की स्थिति में उस पर 100 रुपये प्रति सदस्य के हिसाब से जो है दंड लगेगा। यदि यह नियम किसी को समझ में ना आया हो या इस पर कोई आपत्ति सुझाव हो तो कृपया हैंड रेज करें जी। आदरणीय धीर सिंह कौर जी बताएं जी। बहुत आपत्ति है इस पर तो, या सुझाव भी बहुत सारे हैं। बताएं धीर सिंह कौर जी, आपका हैंड रेज बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आदरणीय कि ये प्रश्न दोबारा पढ़ा जाए और इस पर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूंगा, मैं किसी की और बात नहीं करूँगा। जी ठीक है। आदरणीय प्राचार्य जी आपका भी हैंड रेज बताएं, आप भी क्या कहना है आपको इस बारे में। आदरणीय प्राचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद ये नियम पहले बन चुका है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जी। मैं इसको येलो कर देता हूँ, अगर बन गया हो तो येलो कर देता हूँ मैं इसको, अगर बन गया होगा तो फिर नहीं रखेंगे जी ठीक है जी। आदरणीय आचार्य अरुण जी आपका हैंड रेज बताएं। जी, पहले ऐसा नियम है कि कोई भी कार्यकारिणी सदस्य की लगातार 3 बार अवकाश में रहेगा तो वो कार्यकारिणी का सदस्य नहीं रहेगा, लेकिन अब 100 रुपये का दंड है तो कौन सा माना रहेगा? नहीं, वो वाला नियम भी है, ये वाला नियम भी है।
दोनों को इकट्ठा कर देंगे ना, तो दोनों को इकट्ठा करके एक नियम बन जाएगा। और प्राचार्य जी ने इस तरह या फिर ऐसा किया किया है। जाए कि लगातार 3 बार वो अवकाश लेने के बाद फिर अवकाश में रहता है तब 100 रुपये का दंड दिया जाए। नहीं, बिना कारण के अगर वो एक बार भी रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो 100 रुपये दंड तो आकर्षित हो ही जाएगा। कारण बताएगा तो 3 बार रह सकता है, उससे अधिक बार भी रह सकता है, जैसा कार्यकारिणी डिसीजन लेगी। जी आदरणीय आचार्य सत्येंद्र जी बताएं आप। आदरणीय आचार्य सत्येंद्र जी आपका हैंड है, बताएं। जी आदरणीय वकील साहब जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। ये मैं वही बोल रहा था कि जो 6 से चलता है, तो मैं संडे को जो मैं जिस दुकान का मैं काम करता हूँ उसमें सुबह संडे से ही हम बहुत बिजी रहते हैं, तो हम तो अगर 3 बार वाला जो है वो बहुत बढ़िया है, उसमें मैं शायद सक्षम हो पाऊंगा, नहीं तो मैं तो हमेशा हर संडे को फाइन भरते रह जाऊंगा। नहीं, अकारण वाला तो हमने उसमें डाला है ना, अकारण का जो अपवाद है उसमें वो डाला है, उसमें जो है अकारण नहीं होंगे और आप बिजी भी हैं तो आप अपने मोबाइल में मीटिंग चालू करके छोड़ दीजिए उसको, जो है आप बता दीजिए कि मैं यहाँ बिज़ी हूँ, तो उस प्रकार से आपकी अटेंडेंस लग जाएगी तो ठीक है। आपकी इंटेंशन जो है वहाँ पे होनी चाहिए ना उस चीज़ की। आदरणीय वकील साहब जी आदरणीय वकील साहब जी, जैसे मान लीजिए कि मैं सैलून चलाता हूँ तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, तो मेरा कार्यकारिणी का जो मीटिंग चलती है उसमें उस बात को मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा जो कोई दूसरा अदर आदमी इसको इस पर टीका टिप्पणी करे। ठीक बात है ना चालू करके जी जी जी, आपकी बात ठीक है। उसके लिए आप जो है एक काम करें, आप जो है ज्वाइन करके मीटिंग के मैं सूचित कर दें कि मैं काम कर रहा हूँ और मैं आगे मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा, मेरी अटेंडेंस लगा दी जाए बस। जी आपकी जो इंटेंशन वहाँ पर जो है परिलक्षित होनी चाहिए, इंटेंशन टू ज्वाइन द मीटिंग, और इंटेंशन जो है इस बात के लिए होनी चाहिए कि मैं संघ के प्रति समर्पित हूँ, बस यही चीज़ें को लिए नियम लग रहा है और क्या है। जी आदरणीय धमपत आईडी से हैंड बताएं। जी आदरणीय जी, तीन बार वाला मुझे भी जम रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति, मेरा काम भी जो है नाइट लेट कभी रहता है, हो सकता है उस बीच में नींद ना खुल पाए, तो सोया हुआ आदमी और मरा हुआ आदमी सेम है, इसीलिए 3 बार वाला ज्यादा उचित लग रहा है। जी आदरणीय आचार्य जी, यह नियम को थोड़ा सा ध्यान से देखें क्या कहता है। अभी हमें फ़ोन करने पड़ते हैं, तो ये नियम ये कहता है कि प्रत्येक कार्यकारिणी सदस्य स्वयं से कार्यकारिणी की स्थायी मीटिंग ज्वाइन करेगा, स्वयं से करेगा। अभी आपको जो फ़ोन करना पड़ता है, फ़ोन नहीं करना चाहिए, इसलिए है बस। तो सबके पास जो है मोबाइल है जब भी मीटिंग ज्वाइन करते हैं, और मोबाइल में अलार्म है, तो अलार्म सेट कीजिए आप जो है, बल्कि 2 बार अलार्म सेट कीजिए। अगर नींद आ रही है तो 2 बार अलार्म सेट कर लीजिए, ताकि जो है आप मीटिंग को किसी भी हालत में ज्वाइन कर सकें। और 1 बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, संघ से क्षमा भी मांग सकते हैं, लेकिन नियम रहेगा तो कुछ समझ में आएगा, लोग थोड़ा सा देखभाल रखेंगे उस नियम के प्रति जो है। अगर नियम ही नहीं होगा तो समस्या हो जाएगी। अब मैं इस पर दोबारा से आपत्ति सुझाव लेना चाहता हूँ, यदि किसी को आपत्ति सुझाव हो तो हैंड रेज करें। जी आदरणीय अरुण जी बताएं। आचार्य जी। जी आदरणीय जी, आपको सुझाव बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन मेरा एक और इसमें सुझाव है कि इसमें जैसे कि कारखाने की मीटिंग शुरू हो गई और कभी कभी आचार्य आधा घंटे के बाद जुड़ते हैं, तो क्या उनका मतलब फाइन देंगे वो कि नहीं देंगे, उस पर भी थोड़ा विचार हो, समय सीमा भी होनी चाहिए। नहीं, आधा घंटे का तो रिलैक्सेशन दे दीजिए कि आधा घंटे तक जुड़ जाएं, कोई भी मीटिंग चल रही है, मीटिंग डिस्टर्ब नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा ना हो ना कि मीटिंग में कोई है ही नहीं और जो कोरम पूरा नहीं हो रहा है, कोरम पूरा नहीं हो रहा तो संघ जो है काम ही नहीं कर पा रहा है, तो जो नुकसान होगा फिर तो सदस्यों को दंडित करना ही पड़ेगा। सभी लोग अपसेंट नहीं होते ना, 1 या 2 आचार्यों को होता है कोई काम पड़ जाए या नींद आ रही हो, लेकिन सभी आचार्य जो है अगर 6:30 बजे 7 बजे शुरू करेंगे मीटिंग को जो है, तो यानी कि इंटेंशन सही नहीं है। एक दिन हम अपनी नींद को जो है थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, थोड़ा त्याग करें, थोड़ा सा जो है, बिना त्याग के कहाँ पर कोई मिशन पूरा होता है। और हम थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी आदरणीय आचार्य अशोक जी हमारे साथ में त्याग कर रहे हैं, 10 बजे नींद आ जाती है, सो जाते हैं, कई बार जो है फ़ोन चालू हो जाता है और सो जाते हैं, लेकिन वो कितना परिश्रम कर रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, त्याग के बिना जो है ये नियम पढ़े नहीं जाएंगे, तो इसीलिए ये ज़रूरी है। तो 10:30 हो गए हैं, तो मैं अब आज यहीं पर वाचन समाप्त करता हूँ, और कल जो है समय के हिसाब से, और थोड़ा सा आप लोग जो हैं, जो प्रक्रिया है, क्योंकि अभी अभ्यास कर रहे हैं इसलिए आपको टाइम लग जाता है प्रक्रिया करने में, तो एक आचार्य की घोषणा करने में, उसको आचार्य बनाने में, उसकी परीक्षा लेने में
मुश्किल से 10 मिनट से ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए। 10 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो आप थोड़ा अभ्यास को थोड़ा सा और पैना करें। जी, तो आदरणीय संचालक महोदय जी, अब मैं